हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस विद सिमरन। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो लास्ट टाइम हमने इनकम्प्लीट रखा था। तो लास्ट में हमने देख लिया था कि परमाणु क्या होता है और उसकी हमने जो इकाई थी, मतलब हम इसे किस में मापते हैं, यू में मापते हैं, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। ठीक है, मतलब इसको किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि अगर आप बोलेंगे कि ये जो यू है वो असली में है क्या, तो मैं इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकती हूँ, वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान C12 मतलब कार्बन 12 समस्थानिक 1/12वें के हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। मुझे पता है आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सो चलिए मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए एक कार्बन का टुकड़ा है, ठीक है, ये पूरा एक क्या है, कार्बन का टुकड़ा है। अब मैं इसके 12 टुकड़े कर दूं, ठीक है, मैंने इसके क्या कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए। अब 12 टुकड़े में से अगर मैं सिर्फ एक टुकड़ा उठाऊं, ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर मैं टुकड़ा उठाती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, ये 12वां हिस्सा है, मतलब 1/12वां है। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक क्या होता है, सिंपल सा समझिए कि कार्बन, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 होता है, वैसे कार्बन का वजन कितना होता है, 12 होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक मतलब होता है कि जो कार्बन है इसका सिर्फ मतलब बहुत सारे भाई बंध भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का भाई होगा जिसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 17 होगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एक और भाई होगा जिसका हो सकता है द्रव्यमान 15 हो। तो जैसे हर एक तत्व के यहाँ पर रूप पाए जाते हैं, अलग अलग रूप पाए जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब यहाँ पर कार्बन हमने लिया हुआ है, तो कार्बन का देखो यहाँ पर असली कार्बन जो होता है वो तो 12 होता है उसका वजन, लेकिन इसके जो भाई होंगे, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये कार्बन है तो इसका हो सकता है 14 द्रव्यमान हो। ठीक है, एक और कार्बन ले लेते हैं तो इसका द्रव्यमान हो सकता है 13 हो। तो ये सब सिर्फ इसके छोटे छोटे रूप होते हैं, रूप जैसे अलग अलग चीज़ों के रूप होते हैं ना, जैसे कि आपकी पेन के भी अलग अलग रूप होते हैं, एक ही पेन थोड़ी होती है, अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं उसके भी। ठीक है, तो जो मेन होती है वो तो आपकी है ही पेन, लेकिन उसके अलग अलग रूप भी होते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, हर एक तत्व के अपने अलग अलग रूप भी होते हैं। तो ये कार्बन का रूप क्या होता है, देखो कार्बन का मेन रूप कौन सा है, कार्बन 12। ठीक है, मतलब उसका जो असली असली इंसान है वो क्या है, कार्बन 12। बाकी ये सब क्या है, इसके रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कार्बन 12 मतलब जो रियल वाला है, असली, उसको लिया गया है। समस्थानिक मतलब समझ गए, इसका रूप होना। ठीक है, तो उसमें 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर हम लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कार्बन 12 के अगर हम 12 टुकड़े कर देवें तो इसका जो एक टुकड़ा होगा उसके बराबर। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर मैंने नमक का टुकड़ा लिया है और नमक का अगर मैं परमाणु लूँ, तो नमक का परमाणु, मान लीजिए ये नमक का परमाणु है और इस नमक का परमाणु का मुझे द्रव्यमान का अंदाजा लगाना है, तो मैं क्या बोलूँगी, इसका द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें टुकड़े मतलब 1/12वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, ये 12 टुकड़े हमने कर दिए थे, अब 1/12वां भाग मतलब 12वां जो भाग है कोई सा भी, तो उसके 12 टुकड़े कर दिए ना, इसलिए हम बोलेंगे एक भाग के बराबर होगा अगर हम 12 टुकड़े कर देवें तो इसका एक टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा वो इस परमाणु का द्रव्यमान होगा, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। दोबारा से देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें के हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये जो छोटा सा हिस्सा हमने निकाला है वो हिस्सा किसके बराबर होगा, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 1U लिखा हुआ है। ठीक है, 1U कितना होता है, 1/12 गुणे में C12 का समस्थानिक का द्रव्यमान। ठीक है, समझ गए इतना, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए कि अगर हम एक यूनिट मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, 1U मतलब क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12वें भाग, किसके 12वें भाग, कार्बन 12 के समस्थानिक का द्रव्यमान। ठीक है, तो कार्बन 12 जो है उसका जो द्रव्यमान होगा उसके 1/12वें भाग के, ये जो पूरा कार्बन परमाणु है इसका जो 12वां भाग है उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1U के बराबर होगा। बस इतनी सी बात हमको यहाँ पर जाननी है। और 1U का मान कितना होता है, ये मान आपको याद रखना है। 1U का मान कितना होगा, 1.66 गुणे में 10 की घात -27 किलोग्राम।
ठीक है। 1 U का अगर हम बोलें कि 1 U है तो उसे किलोग्राम में लिखो। मतलब हम कैसे बोलेंगे कि U को हम किलोग्राम में कितना लिख सकते हैं, तो U को किलोग्राम में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1.6 गुणे में 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। याद रखना, ये घात का बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 1U कितना होता है 1/6 गुणे में 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लिखा हुआ है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, मतलब परमाणु किस प्रकार दिखते होंगे, कैसे रहते होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी कभी मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते। मतलब मुक्तावस्था में बिल्कुल भी नहीं रहते। मुक्तावस्था मतलब फ्री अवस्था में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। जैसे कि अगर हम बोलें कि परमाणु है, अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ देवे तो हमको लास्ट में परमाणु मिल जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को तोड़ने जाएंगे तो वो टूट तो जाएगी, लेकिन उसका जो परमाणु है वो इतना छोटा हो जाएगा कि हमको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमें किसकी ये आवश्यकता पड़ेगी, बड़े बड़े मशीनों की, बड़े बड़े यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो मुक्तावस्था में नहीं रह पाते। मतलब हमको अचानक से बड़ी बड़ी मशीनों से भी नहीं दिख सकते, इसको बोलते हैं मुक्तावस्था। मतलब फ्री अवस्था में वो नहीं रह पाते। अगर कोई भी परमाणु फ्री अवस्था में रहता है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया है, वो अपनी फ्री अवस्था में आसानी से देखा जा सकता है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये जो परमाणु है वो मुक्तावस्था में रह सकता है। लेकिन अगर कोई परमाणु हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे कि मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है। आगे देखिए, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्तावस्था में पाए जाते हैं। मतलब क्या होगा, केवल क्या होगा, निश्चित जो निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है, अनएक्टिव। मतलब आराम से पड़े रहना, कोई काम नहीं, कोई मतलब कोई रिएक्शन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कुछ नहीं करना। तो ये ऐसी गैसें हैं जो ज़्यादा काम नहीं करती। जैसे कि ये नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते। आपने देखा होगा, क्या कोई ऐसा तत्व है जो इसमें ये लोग आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि ये ज़्यादातर क्रिया नहीं करते हैं। मतलब ये अभिक्रिया में भाग ज़्यादातर नहीं लेते हैं, ये बस आराम से अपना स्थान ग्रहण करके बैठे रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इन्हें निष्क्रिय गैस। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। मतलब ये लोग ज़्यादा काम नहीं करते, और अगर ज़्यादा काम करते तो हम इन्हें बोलते हैं सक्रिय। ठीक है। सक्रिय मतलब होता है एकदम एक्टिव रहना या फिर ज़्यादा काम करना, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कम काम करते हैं और निष्क्रिय, आराम से बैठे रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं निष्क्रिय है, निष्क्रिय अवस्था में है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो परमाणु कभी भी अकेले नहीं पाया जाएगा। कोई भी परमाणु होगा वो अकेले नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा किसी न किसी के साथ में पाया जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन को अगर हम ले लेवे तो ऑक्सीजन क्या होगा, कभी भी ऑक्सीजन अकेला नहीं पाया जाएगा। ठीक है। मुक्तावस्था में नहीं पाया जाएगा। मतलब ये हमेशा अपने एक और भाई के साथ ऐड रहेगा, O2 जिसे बोलते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं O2। कभी भी आपने सुना होगा ना कि जो जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं O2। ठीक है। O2 की तरह लिखेंगे। फिर जो पानी है वो भी देखिए कैसे रहता है, H2O। मतलब कोई भी तत्व ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, अभी कभी भी आप लिखोगे ना कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऑक्सीजन मतलब वातावरण में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो अगर आप ऑक्सीजन गैस लिखोगे तो आप खाली अगर O लिख दोगे ना तो नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, O2 लिखना पड़ेगा। O2 क्यों, क्योंकि कभी भी कोई तत्व अकेला नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा जुड़ाव के साथ, मतलब ज्वाइंट होकर ही पाया जाएगा अपने दूसरे दूसरे तत्व के साथ। जैसे कि एक ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, O2। मतलब ये हमेशा हमेशा कैसे होते हैं, जुड़े हुए पाए जाएंगे, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, मतलब फ्री नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है। इसलिए जो जैसे कि देखो नाइट्रोजन गैस आप ऐसे लिखते हो N2, ऑक्सीजन गैस O2। ठीक है। ओजोन गैस O3। इस तरह से आप सभी को नाम लिखते हो। ये से मतलब ये ज्वाइंट अवस्था में 2 3 ऐसे दो, मतलब हमेशा 2 या 2 से अधिक अवस्था में पाए जाएंगे। कभी भी ये लोग अकेले ऐसे नहीं होंगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस ऐसी है, नाइट्रोजन गैस ऐसी है, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा तत्व के नाम बोलते हैं। अगर हम गैस बोलेंगे तो हम इसे हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। इसलिए बोला गया है कि अगर हमें परमाणु को अस्तित्व में लाना है, मतलब उसके उपयोग करना है, तो उसे हमेशा कैसे लिखना होगा, हमें डबल करके या फिर
उसका साथ उसके एक और ऑक्सीजन को या फिर दूसरे ऑक्सीजन को भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम उसे फ्री नहीं रख सकते, एक अकेले को नहीं रख सकते। एक अकेला रहेगा तो वो मतलब फ्री मुक्तावस्था में कहलाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, इतना समझ गए? और आप इसका निष्क्रिय गैस का भी समझ गए हो। अब आगे देखते हैं कि निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो भी तत्व होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन है तो ये गैस है, लेकिन ये है क्या? अणु। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक परमाणु था, जैसे कि चलो डेली लाइफ का आप एग्जांपल ले लो। आपने एक ईंट ली, दूसरी ईंट ली, तीसरी ईंट ली, इस तरह से आपने एक आधी दीवार बना दी। तो वे इसी को क्या बोलते हैं कि हमारी जो दीवार रेडी हो गई है। मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर क्या बना? अणु बन गया। मतलब एक ईंट से मिलकर दूसरी ईंट बनी तो क्या हो गई? दीवार मर गई। फाइनली हमारे पास दीवार बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक अणु है, दूसरा दूसरा परमाणु जुड़ जाएगा तो मिलकर क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। मतलब परमाणु प्लस परमाणु क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। अगर मैं एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? मेरे पास अणु बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब मैं एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ती हूँ, तीसरी ईंट के साथ जोड़ती हूँ, तो ऐसे कंटिन्यू जोड़ती जाऊंगी तो क्या बन जाएगी? एक पूरी दीवार बन जाएगी। वैसे ही एक परमाणु को अगर मैं दूसरे परमाणु के साथ जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा? मेरे पास एक अणु बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम सीखने वाले हैं आगे कि लिखा है कि निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर, मतलब निष्क्रिय गैस को क्यों छोड़ देना है? क्योंकि वो निष्क्रिय है, वो कभी भी काम नहीं करते। ठीक है, ये जो जितनी भी आप गैस देख रहे हो ये सभी कैसी है? निष्क्रिय, मतलब अनएक्टिव है, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। और बाकी के जितने भी तत्व हैं वो सभी एक्टिव रहते हैं एकदम, मतलब अभिक्रिया करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये लोग अभिक्रिया करने के लिए कभी भी रेडी नहीं रहेंगे, इसलिए हम इन्हें निष्क्रिय बोल देंगे, या फिर बोलते हैं कि ये लोग आराम से बैठे रहते हैं, बस ये लोग कुछ काम नहीं करते। बाकी का अब हम तत्व के बारे में, जितने भी हम तत्व देखेंगे वो सभी क्या होते हैं? हमेशा एक्टिव या फिर सक्रिय रहते हैं, काम करने के लिए उतावल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निष्क्रिय गैसों को छोड़कर क्या बोला गया है कि ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में रहते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु आयन के रूप में भी मिल सकते हैं और अणु के रूप में भी मिल सकते हैं। अब जो आयन के रूप में मिलेंगे वो कैसे होते हैं? आवेशित, मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश पाया जाएगा। अब ये आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब होता है चार्ज। जैसे कि कभी कभी आपको आप मान लीजिए कि आप प्लस या फिर आप धनात्मक चीज को ऋणात्मक चीज के साथ अगर कंजॉइंट करेंगे और आपको क्या लगेगा? अचानक से आवेश का अनुभव होगा। जैसे कि कभी कभी होता है कि ब्लैंकेट जो आपका कंबल होता है उसमें आपको क्या लगता है? कभी कभी करंट जैसा लगता है, ठंडियों के मौसम में ज्यादातर होता है, और चट जैसी आवाज आती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, आवेश मतलब धनात्मक अचानक से ऋणात्मक से टकरा गया, मतलब जो प्लस वाला साइन है वो माइनस से जब भी टकराएगा या फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जुड़ाव होगा तो हमेशा क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होता है? आवेश। ठीक है, मतलब आवेश कब कब उत्पन्न होगा? जब भी हम दो चीजों का में घर्षण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में क्या होगा? प्लस माइनस जितने भी आवेश होते हैं वो पाए जाएंगे, माइनस आवेश पाए जा रहे हैं मान लीजिए। और आपकी बॉडी में क्या होगा? प्लस माइनस, अगर किसी भी वस्तु में धनात्मक आवेश पाया जा रहा है, अगर ये दोनों संपर्क में आए, ये दोनों टच हुए तो क्या हो जाएगा? एक छट सी आवाज आएगी और आपको करंट का जैसा अनुभव हो लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आवेश। तो ये जो आयन होता है वो कैसा होता है? आवेशित होता है। आयन मतलब ये जो आयन होगा मतलब प्लस या माइनस में पाया जाएगा। मतलब किसी भी तत्व के ऊपर मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगा दूं तो मतलब क्या बोलूंगी? ये जो ऑक्सीजन है वो आवेशित है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा दूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है वो आवेशित है। मतलब ये हाइड्रोजन आयन है और ये ऑक्सीजन आयन है। समझ गए? आयन मतलब क्या? आयन मतलब कोई भी चीज क्या हो? आवेशित हो। आवेशित मतलब वो अपने करंट वाली अवस्था में हो, या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज या फिर कोई साइन पाया जाए जैसे प्लस या माइनस का, तो उसे हम बोल देंगे आयन। ठीक है, तो आयन कभी कभी क्या होते हैं? प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो ये इसको मैं क्या बोलूंगी? ऑक्सीजन आयन। इसको मैं बोलूंगी हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और अणु क्या होता है? ये अनावेशित होता है, मतलब ये आवेश रहित, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ O2, H2, N2। ठीक है, ये सब क्या है? अणु है। अणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाएगा। अगर मैं बोलूँ O-, H+, ठीक है, N-, इस तरह से अगर मैं बोल दूँ तो ये बोलूँगी मैं ये आयन है और ये क्या है? अणु है। अणु मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा
और क्या बना दिया, अणु। जिससे हम एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ देंगे तो हम दीवार बना सकते हैं। वैसे ही क्या होगा, एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अणु। तो ये अणु है क्या, अणु कुछ नहीं है, परमाणुओं का समूह है। अणु क्या है, परमाणुओं का समूह। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लो, ऑक्सीजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, O2। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन का एक परमाणु ले लो, नाइट्रोजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, N2। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं हाइड्रोजन का ले लूँ तो हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, H2। बस इसी प्रकार है, अणु क्या होता है, परमाणुओं का समूह। आयन क्या होता है, अगर किसी भी परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस का साइन लगा दें तो वो आवेशित हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अणु के बारे में। तो किसी भी अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न करने के कारण होता है। मतलब क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इस जुड़ाव को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध मतलब क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड बन जाना मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण हो जाना, ये दोनों के बीच में जुड़ जाना। बंध मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो रासायनिक बंध क्यों बोला गया, क्योंकि ये दो रसायन है ना, ऑक्सीजन भी एक रसायन है और ये दूसरा ऑक्सीजन भी एक रसायन है, पदार्थ है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बंध बन जाएगा। बंध मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक जुड़ाव पैदा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बंध। अब ये रासायनिक बंध बन गया तो ये क्या बन जाएगा, O2। अब ये क्या बन गया, एक परमाणु था दूसरे परमाणु के साथ जुड़ गया और बन गया क्या, फाइनली O2। O2 मतलब अणु बन गया। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं कि अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है। समझ में आया, जैसे कि ऑक्सीजन O2 ले ले, हम एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एक ही तत्व, जैसे कि ये ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीजन का परमाणु है और दूसरा कोई नाइट्रोजन का परमाणु आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो O2 है इसमें क्या होगा, दोनों O2 के ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे और इनकी जो ऑक्सीजन इसकी प्रक्रिया, इसका जो गुणधर्म होगा और इसके बारे में जो भी बातें होंगी दोनों समान होंगी, तभी जाकर अणु बनेगा। ठीक है, यही बोला गया है। इसके बाद हम अणु को अगर भाग देना, मतलब अणु का अगर हम भाग देखें तो मतलब अणु के प्रकार देखें तो एक ऐसा होता है जो एक तरह के परमाणु से मिलकर बना होगा, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक ही प्रकार के परमाणु है ना, और ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, O2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मतलब एक ही प्रकार का N और N है, ये जुड़ जाएगा रासायनिक बंध से तो ये N2 बन जाएगा। वैसे ही क्या होगा, O3 ले लो, O3 या फिर A सल्फर, ये S क्या है, सल्फर है, सल्फर के 8 अणु बनेंगे और जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अणु अणु बन जाएगा या सल्फर का। फॉस्फोरस के परमाणु, फॉस्फोरस है ये P मतलब फॉस्फोरस, ये जो P है इसके 4 परमाणु जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, P4 अणु बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि समान समान जुड़ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े, समान समान जुड़े ना, तो ये बोलते हैं एक तरह के परमाणु से निर्मित। अब दूसरे प्रकार के अणु वो होते हैं जिनमें क्या हो, विभिन्न परमाणुओं के विभिन्न भिन्न परमाणुओं के परमाणु से निर्मित, इन्हें यौगिक भी कहा जाता है। मतलब मान लीजिए एक प्रकार का ना हो करके इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसे कि एक हाइड्रोजन का हो गया, दूसरा ऑक्सीजन का हो गया। मान लो दो हमने हाइड्रोजन ले लिए तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग परमाणु से निर्मित। जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये जो हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब ये सब अगर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब इसे क्या बोलेंगे, विभिन्न परमाणुओं द्वारा बना हुआ अणु, या फिर इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं इसे, यौगिक। इसे ही हम क्या बोलेंगे, यौगिक। तो यौगिक किसे कहा जाएगा, अलग अलग परमाणुओं से बने हुए अणु को, जैसे कि एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब इसमें सब कुछ अलग अलग है ना, भले ही यहाँ पर सेम हो गया बट ये तो डिफरेंट हो गया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये H2O बन जाएगा। मतलब ये क्या है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, अलग अलग परमाणुओं से बना हुआ अणु। यौगिक को हम क्या बोलेंगे, अलग अलग परमाणु से बना हुआ अणु। देखो सब में अलग अलग दिख रहा है, C है और ऑक्सीजन है, मतलब C मतलब क्या, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद है NaCl। NaCl मतलब एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का ये फॉर्मूला होता है, नमक का सूत्र होता है। तो NaCl में हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम का है और दूसरा यहाँ पर किसका है, क्लोरीन का है। तो बोल सकते हैं ना ये अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। समझ गए यौगिक क्या होता है। अब उसके बाद हम आते हैं परमाणुकता पर। ठीक है,
परमाणुकता में देखिए क्या हो रहा है, बोला गया है कि किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। मतलब किसी भी यौगिक किसी भी अणु में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं ये O2 का एग्जांपल लूँ तो O2 में देखो 2 है ना, O2 मतलब कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। वहीं अगर मैं O3 का एग्जांपल लूँ तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो परमाणुकता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब कितने, जैसे कि O3 की अगर मैं परमाणुकता निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। वैसे ही क्या हो, सल्फर की अगर मैं परमाणुकता निकालूं तो क्या हो जाएगा, सल्फर में 8 सल्फर इस तरह से जुड़े हुए होंगे, एक के साथ एक के साथ एक। इसलिए क्या हो जाएगा, सल्फर की कितनी परमाणुकता हो जाएगी, 8 परमाणुकता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। वैसे ही अगर मैं फॉस्फोरस का देखूं तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। टाइम स्टैम्प के साथ टाइम पे तो बताना टाइम कितना हो रहा है, टाइम मतलब कौन से समय पे आप वीडियो देख रहे हो, उस समय को आप टैग करके बताना कि इसकी परमाणुकता क्या होगी। और साथ में आप ये भी बताइए कि मान लीजिए अगर मैं लिखूं कि S2O, इसकी परमाणुकता क्या होगी, H2O की परमाणुकता क्या होगी, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। P4 का, H2O का, CO2 का, ठीक है। इन तीनों को आप मुझे बताओगे कि इनकी परमाणुकता क्या होगी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने रासायनिक सूत्र के साथ। रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक या प्रतिकारक का निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अपने ये जो सूत्र देखे ना, हाइड्रोजन H2O, CO2, NaCl, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम रासायनिक सूत्र, मतलब रसायनों से मिलकर बना हुआ सूत्र। इसलिए बोला गया किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक, संघटक मतलब जिससे मिलकर बना हुआ हो, का प्रतिकारक, प्रतिकारक मतलब जैसे कि हाइड्रोजन को हम किससे प्रतीक देते हैं, H से, ऑक्सीजन को O से, ठीक है। ये सब मिल जावे और क्या बन जावे, कोई सूत्र बना देवे। देखो ये सूत्र बनाना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र। ये क्या है, रासायनिक सूत्र बोलते हैं इसे, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी कि क्या बोला गया है। इसके बाद बोला गया है कि रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड लाइन है, और फिर यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट में कि रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं आवेश बराबर होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए, रासायनिक सूत्र में सबके आवेश सेम होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक रासायनिक सूत्र ले, अपने H2O को ही लेकर चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो सबके आवेश जो है समान होने चाहिए। देखो इसके ऊपर भी एक आवेश है, इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक, ठीक है। तभी तो ये सब जुड़ गए ना। अगर मान लीजिए कोई प्लस होता, कोई माइनस होता, तो ये लोग जुड़ते मतलब थोड़ा हल्का हल्का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा ये। इसके आगे देखिए, धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। मतलब अधातु मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, वापस से ऑक्सीजन जो है, ये सब कैसी होती है, अधातु। मतलब अगर हमें कोई भी रासायनिक सूत्र लिखना है, जैसे कि NaOH, ठीक है, NaOH लिखना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो धातुएं, सॉरी ये जो अधातुएं हैं इनको हम बाद में लिखेंगे, ये जो धातु है उसको पहले लिखेंगे। अब ये कौन सा अधातु है, कौन सा धातु है, इसके बारे में आपको आगे के टॉपिक में क्लियर होगा कि क्या है। और आपकी NCERT में भी आपको बताया होगा पीरियोडिक टेबल, मतलब ये जो आवर्त सारणी होती है ना, कुछ इस प्रकार की दिखने वाली, इसमें बताया जाता है कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से अधातु हैं। जैसे कि इस तरफ जो आए होंगे इसको हम बोलते हैं धातु है ये, ठीक है। और इस तरफ जो मैक्सिमम तत्व आते हैं वो कैसे होते हैं, अधातु, ठीक है। इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब कैसे होते हैं, यहाँ पर जितने भी तत्व आते हैं। अगर आपने आवर्त सारणी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप आवर्त सारणी विजिट कीजिए कि आवर्त सारणी कैसी दिखती है। तो आप उसमें अगर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के आकार की एक सारणी दिखेगी, ठीक है। नीचे भी कुछ तत्व आए होंगे और यहाँ पर 2 कॉलम मतलब 2 स्तंभ इस तरह से बने हुए होंगे, और इस तरह से इस तरफ भी बहुत सारे कॉलम बने हुए होंगे। और इस तरफ वाले जितने भी तत्व हैं ये सब कैसे होते हैं, धातु होते हैं। और इस तरफ वाले जितने भी तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। तो इस तरफ वाले जो तत्व हैं वो धातु हैं, इसलिए वो क्या होंगे, पहले आएंगे। जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, कॉपर है, ये सब क्या होंगे, पहले आ जाएंगे। मतलब ये क्यों पहले आएंगे, क्योंकि ये हमारा रूल है कि जो धातु होती है वो पहले आएगी और अधातु वाली बाद में आएगी, ठीक है। समझ गए इतना। इसके बाद है हमारे पास बोला गया है बहुपरमाणिक आयन। बहुपरमाणिक आयन में रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति, इस आयन की
ब्रैकेट में रखा जाता है। इस आयन को कैसे रखा जाता है? ब्रैकेट में। फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बहुपरमाणिक मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा परमाणु, मान लीजिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब इसके बहुत ज़्यादा मतलब एक नहीं दो है। ओ और एच कितने हैं? मान लीजिए ओ भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, और यहाँ पर ये कैल्शियम लिखा हुआ है। ये मैं ये वाला बता रही हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम है और ओ एच ट्वाइस लिखा हुआ है। ओ एच ट्वाइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ओ एच ट्वाइस का? कि 2 ही ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। मतलब ओ भी ऑक्सीजन कितना है? 2, और हाइड्रोजन कितना है? वो भी 2 है। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। क्या लिख दूंगी मैं इसको? ओ एच को ब्रैकेट में बंद करके 2। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को, ये जो CaOH ट्वाइस लिखा हुआ है, इसको मैं अगर पूरा अच्छे से लिखना चाहूँ खोलकर, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? Ca मतलब कैल्शियम, O2H2। ठीक है, इस तरह से मैं इसे लिख सकती हूँ अगर इसको ब्रैकेट वगैरह लिखना है, ब्रैकेट के बिना लिखना है। लेकिन हम रसायन विज्ञान में या फिर केमिस्ट्री में हम एक्चुअल में करते क्या है कि हमें शॉर्ट में लिखना पड़ता है, तो हम इसी तरह से लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन मतलब कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखो सल्फेट डाई अमोनियम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का टॉपिक है आणविक द्रव्यमान, जिसको हम अपने अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो जो मैंने आपको होमवर्क बताया था कि कमेंट बॉक्स में इसे टाइम स्टैम्प के साथ बताना, तो उसे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।